तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पॉलिटी की जो इंडियन पॉलिटी है उसकी एक सीरीज चालू कर रखी है, जिसके अंतर्गत अपन ने लगभग 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले टॉपिक में अपन ने जो नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार है, उन सबकी और नागरिकता, इन सब की बात की थी। अब इस वीडियो के अंतर्गत अपन भारतीय संसद जो टॉपिक है इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और 1 लाइनर क्वेश्चन है, कहीं भी कोई भी डाउट आए तो कमेंट कर सकते हो। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो हमारी जो विधायिका या व्यवस्थापिका होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कोई पूछ ले भाई संसद क्या है, तो हमारी संघीय व्यवस्थापिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की लोकप्रिय सदन कौन सी है? तो लोकसभा। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है, क्योंकि लोकप्रिय इसलिए क्योंकि जनता चुनाव करती है, इस कारण से ये लोकप्रिय। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संसद की स्थायी सदन कौन सी है? तो राज्यसभा। देखो, इसको स्थायी सदन बोला जाता है राज्यसभा को, और इसको अस्थायी सदन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। इस कारण से ये स्थायी सदन होता है और ये अस्थायी सदन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, वो लोकसभा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं, इस कारण से लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संसद का अभिन्न भाग किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को अभिन्न भाग कहा जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के संसद में 3 होते हैं। कौन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, जिसमें अभिन्न भाग किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को अभिन्न भाग कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है? तो निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने अंग है? तो भारतीय संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल सबसे पहले इनमें आता है, इनमें पास होने के बाद भी राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के साइन करने के बाद ही वो कानून में बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी? तो उन अनुच्छेद है 79। देखो, एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, सरल याद रख लो आप, तो सरल या सरला कैसे भी याद रख लो। यह है 79 अनुच्छेद, यह है 80, ठीक है, और ये 81। ठीक है, सरल से मतलब संसद, राज्यसभा, लोकसभा, तीनों के अनुच्छेद कौन से हो गए? 79, 80, 81। ठीक है, तो 79, 80, 81 सरला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के किस अंग को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है? प्रथम सदन लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? देखो, प्रथम सदन लोकसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा, अस्थायी सदन, स्थायी सदन, इसके बाद में लोकप्रिय सदन कहा जाता है इसको। ठीक है, ये इनकी विशेषता होगी। प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, भारतीय संसद के किस अंग की संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है? द्वितीय सदन राज्यसभा को कहा जाता है, प्रथम सदन लोकसभा को कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास संसद को भंग करने का अधिकार है। ठीक है, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देगा तो संसद भी भंग हो जाएगी, क्योंकि इसके 3 अंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद में संसद के कितने सत्र होते हैं? कितने सत्र होते हैं? तो कुल मिलाकर के 3 सत्र होते हैं। वैसे तो रूल तो ये कहता है कि 1 साल के अंतर्गत 2 सत्र होना जरूरी है। कोई भी 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। इस कारण से न्यूनतम 1 साल में 2 सत्र होने चाहिए। अपने जो भारत है उसमें 3 सत्र होते हैं। जो 3 सत्र होते हैं, तीनों का अलग अलग नाम है। सबसे पहले तो मानसून सत्र, सबसे पहले बजट सत्र होता है सबसे पहले, इसके बाद में मानसून सत्र होता है, और इसके बाद में शीतकालीन सत्र होता है। तो सबसे पहले तो फरवरी में ये हो जाता है, जुलाई अगस्त में ये हो जाता है, और शीतकालीन में लगभग अक्टूबर नवंबर में शीतकालीन सत्र हो जाता है। तो 3 सत्र होते हैं अपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसद के 2 कार्मिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? 6 माह की। अभी मैंने बताया था ना भाई, संसद के 2 सदनों के बीच में 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 साल के अंतर्गत 2 सत्र होना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? किस संबंध में होती है? तो देखो, संयुक्त बैठक तभी बुलाई जा सकती है जब कोई वित्त विधेयक हो या कोई साधारण विधेयक हो। संयुक्त बैठक का मतलब समझ गए ना? जब राज्यसभा और लोकसभा के बीच में टकराव हो जाए, जब राज्यसभा और लोकसभा के बीच में टकराव हो जाए, निर्णय नहीं हो पा रहा हो, तो राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक बुलाएगा जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होंगे। और संयुक्त बैठक तभी बुलाई जा सकती है जब वो विधेयक या तो वित्त विधेयक हो या साधारण विधेयक हो। कौन कौन से में नहीं बुलाई जा सकती? एक तो धन विधेयक में,
और एक संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो कुल मिलाकर की संयुक्त बैठक एक ही आदमी बुलाता है, कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है? अब तक केवल 3 बार ही संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। 3 बार संयुक्त बैठक आई थी, एक तो दहेज को लेकर के आई थी, एक बैंकिंग सेवा को लेकर के आई थी, और इसके बाद में जो तीसरी वो आई थी वो आतंकवाद को लेकर के आई थी। ठीक है, तो 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है अब तक। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, भारतीय संसद के 2 सदनों के संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? देखो, संयुक्त बैठक का मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों आ गई, अब इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष। और संयुक्त बैठक के अंतर्गत सारे नियम कायदे कानून किसके लगेंगे? लोकसभा के ही लगेंगे। ठीक है, अध्यक्ष भी लोकसभा का ही होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति संबोधित करेगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की बैठक को, संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करेगा? राष्ट्रपति संबोधित करेगा। तो बुलाएगा भी राष्ट्रपति और संबोधित भी राष्ट्रपति करेगा। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। यानी कि देखो, मैंने बताया था ना, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अगर संविधान संशोधन प्रस्ताव है और उसमें कोई मतभेद हो गए, यानी कि टकराव हो गया, तो उस प्रस्ताव को समाप्त कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के कुछ भी निर्णय नहीं निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है जो, अब देखो संसद है, उसकी कार्यवाही चल रही है, तो उस सूची में जो प्रथम विषय होता है उसको बोलते हैं प्रश्नकाल। क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल। तो सबसे पहले तो 11 से 12 तक प्रश्नकाल चलता है, फिर 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल चलता है, फिर 1 से 2 तक लंच चलता है, उसके बाद में फिर चर्चा होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर समझ में आ गया ना भाई, 11 से 12 बजे तक तो प्रश्नकाल जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर 12 से 1 बजे तक शून्यकाल होता है जिसमें वो सोच विचार करते हैं, 1 से 2 बजे के बीच में क्या होता है? लंच हो जाता है, और 2 बजे बाद में शाम तक क्या होता है? फिर शाम तक चर्चा चलती है उन पर। ठीक है, तो समझ में आ गया भाई, प्रथम विषय क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो भारत की देन है शून्यकाल। शून्यकाल केवल अपने भारत में स्टार्ट हुआ था, उससे पहले किसी भी संविधान में नहीं चलता था। ठीक है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए, चलो ये तो इसका थोड़ा सा मिट गया। आगे बढ़ते हैं अपन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो वित्त विधेयक और साधारण विधेयक के संबंध में होती है। ठीक है, ये पेज शायद वापस आ गया, अपन ने पढ़ लिया इसको। आगे बढ़ते हैं इसमें, एक सेकंड, यहाँ रहा, ये रहा क्वेश्चन। देखो, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक है? यानी कि गणपूर्ति की बात कर रहा है कुल मिलाकर के। यानी कि कोई भी सदन में अगर कोई भी कायदा कानून या वैधानिक चैम्बर मीटिंग बुलानी है तो गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 की गणपूर्ति होती है, यानी कि 10% सदस्य होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में यदि किसी साधारण विधेयक पर राज्यसभा लोकसभा के बीच गतिरोध हो जाता है, इसका समाधान क्या होता है? किसके लिए? साधारण विधेयक के लिए। किसके बीच में? राज्यसभा और लोकसभा के बीच में गतिरोध हो जाता है तो संसद का संयुक्त अधिवेशन यानी कि संयुक्त बैठक होती है कुल मिलाकर के। यह भी अपन ने पढ़ ही लिया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन। यानी कि यदि कोई भी MP, कोई भी सांसद बिना बताए अपने जो सदन होता है यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का MP है, वो 60 दिन तक अगर गायब रहता है, वहाँ पे उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी सांसदीयता समाप्त हो जाती है। ठीक है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है? 2 बार। मैंने बताया था ना भाई, 6 महीने के अंदर 1 बार होना जरूरी है, तो 2 बार हो जाएगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। इसके बाद में, विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? विधेयकों में से यानी बहुत सारे जो विधेयक है, किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है? संविधान संशोधन विधेयक। देखो, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? साधारण विधेयक होता है, इसके बाद में धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है और संविधान संशोधन विधेयक होता है। 4 प्रकार के मेन होते हैं। ठीक है, इनमें से जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से विशेष बहुमत होना जरूरी है। दोनों सदनों से क्या होना चाहिए? विशेष बहुमत पारित होना चाहिए, तभी संविधान संशोधन विधेयक पारित होगा। ठीक है, तभी कानून बनेगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, भारतीय सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद। भारतीय सांसदों का वेतन का निर्णय कौन करता है? भाई कितना पैसा मिलेगा? संसद डिसाइड करती है। और अभी कितना मिलता है सांसदों को? 50,000 रुपये। कितना मिलता है? 50,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन,
संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार। देखो जहाँ पर भी संसद चलती है ना उसको संघीय सरकार भी कहा जाता है। तो संसदीय शासन प्रणाली चाहे संघीय सरकार दोनों एक ही बात होती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित किया गया है? यानी संसद के सदस्यों के पास कौन कौन से विशेष अधिकार होते हैं, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 105वें अनुच्छेद में। कौन से में? 105 में। याद कैसे रहेगा? MP, तो P से 5 ऐसे याद रख लो, थोड़ा कॉमन सेंस है। MP के लिए 105वां अनुच्छेद, ठीक है, विशेष अधिकार। इसके बाद में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो दोनों स्वतंत्र, ठीक है ना। तो इसके मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों स्वतंत्र होती है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? संसद सदस्य यानी कि MP। यदि कोई संसद का सदस्य अयोग्य है तो उसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति निर्णय करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति निर्णय करेगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? यानी कि भारत की जो संचित निधि है, पैसा है, उसमें से धन निकालने के लिए नियंत्रण किसके पास होता है? संसद के पास। संसद ही उसमें से पैसा निकाल सकती है, बाकी कोई भी उसमें से पैसा नहीं निकाल सकता, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्य हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? 5 करोड़। देखो ये योजनाएं चली थी जिसमें MP और MLA इन सबको अपने क्षेत्र के लिए, जहाँ से ये खड़े हुए थे, ये तो लोकसभा क्षेत्र और ये विधानसभा क्षेत्र, दोनों जहाँ से खड़े हुए थे उसका विकास करने के लिए 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है इनको, ठीक है, 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावा सभी सांसद को क्या कहा जाता है? गैर सरकारी सदस्य। देखो सरकारी सदस्य मैं बताऊँ आपको, देखो सिंपल भाषा में, लोकसभा में 543 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। उनमें से फिर कुछ मंत्री बनते हैं और कुछ मंत्री नहीं बनते हैं, ठीक है। जो मंत्री बन जाते हैं उनको सरकारी सदस्य बोला जाता है, ठीक है, और जो मंत्री नहीं बन पाते हैं उनको क्या बोला जाता है? गैर सरकारी सदस्य बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? राष्ट्रपति। देखो 70 भी राष्ट्रपति बुलाता है और 17वां भी, यानी कि 70 को समाप्त भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में भारत की संसद का उद्घाटन हुआ था, ठीक है। और अभी संसद का जो नया भवन बना है उसके वास्तुकार कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। और इस संसद भवन को बनाने का काम कौन सी कंपनी को दिया गया था, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर नहीं आए तो फिर मैं बता दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? देखो सबसे पहले तो ये त्रिशंकु संसद का मतलब क्या होता है? त्रिशंकु संसद का मतलब होता है जैसे लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद में बहुत सारी पार्टियां थी, सबने मतलब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद कि कोई सी भी पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाई और कोई सा भी गठबंधन भी बहुमत साबित नहीं कर पाया, तो उस संसद को बोला जाता है त्रिशंकु संसद, ठीक है। और त्रिशंकु संसद, अब देखो क्वेश्चन क्या था? संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? 1989 में। 1989 में जाकर के पहली बार त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था। इसका मतलब पहली बार किसी को भी बहुमत नहीं मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952 तक अस्थायी संसद रही थी, क्योंकि उसके बाद में फिर चुनाव हो गए थे और फिर स्थायी संसद बन गई थी, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर समाप्त होता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने संसद से रिलेटेड, भारतीय संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड सारी की सारी चर्चा कर ली है। अब अगला जो चैप्टर होगा उसके अंतर्गत अपन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और अगली सीरीज में जो अगला वीडियो आएगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। बाकी जय हिंद, जय भारत।